This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन, वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं हूं अली नासिर। जिन मौज़ूआत के ऊपर नाज़रीन हम गुफ्तगू करते हैं रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर, बैनुल-अक़वामी मुकामी मंडियाँ, कारोबार, मईशत, इकनॉमिक्स, फ़ाइनेंस, मुल्क के कुछ हालात और अखबार की सुर्खियों के ऊपर मुख्तसर तज़किया करते हैं आपके साथ। बात कुछ इस तरह की है कि जब मामला आता है स्टॉक एक्सचेंज का तो लोग बहुत सारे सवालात पूछते हैं कि साहब अब आगे जाकर कहाँ जाएगी प्रॉपर्टी मार्केट के बारे में लोग पूछते हैं, प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी। कल आपको पाउंड का बताया मैंने। असल में सजेशन देना बड़ा मुश्किल होता है कि कोई इंडिविजुअल स्टॉक ले लें या ना लें, क्योंकि अमूमन लोग ज़िद करते हैं कि जी हमें इंडिविजुअल स्टॉक बताएं। तो उसके लिए हमारे मखसूस प्रोग्राम मौजूद हैं। मैं असल में ज़्यादा जो हूँ इन्वेस्टर अवेयरनेस के ऊपर फोकस करता हूँ या फिर इन्वेस्टर एजुकेशन पे फोकस करता हूँ, तो थोड़ा तदरीस के अमल से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो मेरा इतना कोई फोकस इंडिविजुअल शेयर्स पर नहीं होता। लोग कहते हैं साहब वो माल बता दें, फ़लाँ चीज़, वो शेयर कैसा चल रहा है, वो शेयर कैसा चल रहा है। तो अमूमन इंडिविजुअल शेयर्स को मैं अवॉइड करता हूँ। तो लेकिन अंदर के हाल या अंदर की ख़बरें स्टॉक एक्सचेंज की ज़रूर आपको बता देता हूँ। बहुत मोहतात रहता हूँ, क्योंकि देखें लोग जो हैं वो अमूमन कत्ल माफ़ कर देते हैं लेकिन माशी कत्ल माफ़ नहीं करते। तो लोग नाराज़ हो जाते हैं हमारे यहाँ, ख़ास तौर पे जो बासर तबकात के लोग होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर, मेंबर वगैरह, ये वो, तो उनके मुफादात को ठेस ना पहुँचे, इसलिए मैं बड़ा कोशिश करता हूँ, बड़ा एहतियात करता हूँ कि कोई ज़ुबान से गलत बात ना निकले। नहीं तो स्टोरियाँ सारी मुझे पता है अंदर बाहर की कि क्या स्टोरियाँ हो रही हैं, क्या गेम हो रहे हैं, लेकिन ये गेम नहीं है। इसको गेम कभी ना समझिए, स्टॉक एक्सचेंज को ये गेम नहीं है, वरना आपके साथ गेम हो जाएगा जो हो रहा है। और ये बड़े बड़े मेंबरों के साथ गेम हुआ है, ऐसी बात नहीं है। ये जो आपके बड़े बड़े स्टेक होल्डर हैं कैपिटल मार्केट की, कोई बड़ी चीज़ नहीं है दुनिया के बड़े प्लेयर्स के लिए। कल मेरी एक बात हो रही थी किसी से, तो किसी ने मुझे कहा कि जी हम लोग बड़े चालाक लोग होते हैं, मतलब हमारी कौम के बारे में कहा हम बड़े तेज़ लोग होते हैं, हम बड़े चालाक होते हैं। असल में क्या है कि गोरों ने काफ़ी अरसा पहले तहकीक करके ये जान लिया कि चालाकियाँ दुनिया में नहीं चलती। इल्म चलता है, तालीम चलती है, मेहनत चलती है, चालाकियाँ नहीं चलती। और जो महव हो जाता है चालाकियों में, फिर उसका वही होता है जो हमारे मुल्क में हुआ है। और फिर यहाँ पर एक करप्ट तरीन तबके की आप बात कर रहे हैं, पूरे मुल्क की हम बात करते हैं कि मैं इनफरादी देखे तनकीद नहीं करता। ये आपको पता है करप्शन का इशू बहुत मेजर इशू है हमारे मुल्क के अंदर। बात यह है कि मैं आपको बहुत मरतबा ये बता चुका हूँ, स्टॉक एक्सचेंज के मुतालिक भी मैंने आपको बताया था, प्रॉपर्टी के बारे में भी बताया था और दीगर के बारे में बताया था। एक वाक़या आपको बताया था जिसे मैं कहता हूँ जेब कतरों की दावत, यानी द पार्टी ऑफ, क्या कहते हैं, पिक पॉकेट्स, द पार्टी ऑफ पिक पॉकेट्स, यानी कि जेब कतरों की दावत। जेब कतरों की दावत में क्या हुआ कि जेब कतरे आपस में उन्होंने तय किया कि हम एक जगह पर मिलेंगे। अब आदत होती है जिसे कहते हैं कलेप्टोमेनिया, और आपको पता होगा ये आदत बहुत सारे लोगों को होती है। ये मतलब उसके माने ये होते हैं चोरी के आदी होना या शौकिया चोरियां करना, पैसों की ज़रूरत के ना होने के बावजूद चोरियां करना। तो ये हमारे यहाँ आपको बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट मिलेगा। दूसरे ममालिक में भी होता है, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है कलेप्टोमेनिया। तो जेब कतरों की दावत हुई। अब ज़ाहिर बात है चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, बड़ी मशहूर उर्दू कहावत है। तो सब ने जो है वो दूसरे की जेब काटना शुरू कर दी। इत्तेफाक से क्या हुआ कि हर बंदा जो उस दावत पे था उसने दूसरे की जेब काट ली और उसकी अपनी भी जेब कट गई। तो प्लीज़ स्टॉक मार्केट को स्टॉक मार्केट समझें, प्रॉपर्टी मार्केट को प्रॉपर्टी मार्केट समझें, माशरे को माशरा समझें। डोंट मेक इट अ पार्टी ऑफ पिक पॉकेट्स। जेब कतरों की दावत ना बनाएं, इससे होगा कुछ भी नहीं है, ज़ीरो सम गेम है। चालाकियाँ करना, होशियारियाँ दिखाना, ये सब चीज़ें स्टॉक मार्केट में नहीं चल सकती। मेरे पास थोड़ी देर बाद जब आज का पर्चा आ जाएगा अखबार का, तो मैं उसके मुतालिक भी आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। अच्छा, साथ ही साथ ये भी बता दूं कि येन का सिलसिला बन रहा था, लोग बोल रहे थे। अच्छा, स्टोरी हर करेंसी की बनी है, जैसे मैंने आपको कल बताया पाउंड की भी स्टोरी बनी है, यूरो की भी स्टोरी बनी है, स्टोरी सबकी बनी है। ऐसी बात नहीं कि स्टोरी सबकी बनी है। और मार्केट्स जो हैं उनकी एक जनरल रिकवरी जो है वो आफ्टर ब्रेग्जिट की बात कर रहा हूँ, जनरल रिकवरी भी आई है। बात यह है कि थ्रू टाइम
इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स जो हैं, लेट्स टॉक अबाउट देम ओनली। उन्होंने जब ये इसी तरह मैं यूँ थोड़ा आम फहम गुफ्तगू करता हूँ, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स भी जो है ना वो भी आप ऐसा तस्वर कर लें कि समझ गए थे कि चालाकियों का कोई फ़ायदा नहीं, तो दे मेड अ नॉलेज बेस्ड मॉडल विच इज़ द एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस और एफिशिएंट मार्केट थ्योरी। तो वो बड़ा सोच के बनाया था। खैर, लेट मी नॉट मेक इट वेरी वेरी हार्श फॉर यू, पता लगे कि गुफ्तगू बीच में रह जाए। तो इसके अब यह है कि सवालात हम अमूमन प्रोग्राम में नहीं लेते, लेकिन आज मैं अकेला हूँ तो मुझे कोशिश करनी किसी तरह भी शो के अंदर इस तरह ना हो कि सारी बातें गुफ्तगू मेरी ही हो जाए। तो एक सवाल मेरे पास आया था किन्नी साहब का, तो मैंने कहा सोशल मीडिया के वैसे सवालात हम लोग नहीं लेते, लेकिन मैं मुस्तकबिल में कोशिश ज़रूर करूँगा कि सोशल मीडिया के सवाल भी हम लें। उन्होंने पूछा है कि जी CPEC का मंसूबा जो है उसके कोई ख़ास प्रोजेक्ट जो हैं वो लग रहे हैं और उसके नतीजे में गवादर में जो है वो प्रॉपर्टी मार्केट तेज़ हो गई है, तो इस बारे में बताएं। देखो, ये गवादर की गेम बहुत पुरानी है और बेसिकली गवादर और बलूचिस्तान का जो कोस्टल बेल्ट है इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। हमारे यहाँ लोगों को नहीं पता, पाकिस्तान के अंदर हम सिर्फ ढोल बजाते रहते हैं, वो भी फालतू का। मेन इशू ये है कि गवादर और बलूचिस्तान की जो कोस्टल बेल्ट है ना, इधर जो पाकिस्तान के अमीर तरीन आदमी हैं, एक आदमी की बात करूँ, पाकिस्तान के जो एक अमीर तरीन आदमी हैं, पाकिस्तान में नहीं रहते, ग्लोबल सिटीज़न है, वो बहुत रिस्पेक्टेबल सिटीज़न है ग्लोबल, उनकी प्रॉपर्टी है ये, अक्सरियती प्रॉपर्टी उनकी है गवादर और बलूचिस्तान के कोस्टल बेल्ट में। एक ही आदमी है, पाकिस्तान में नहीं रहते, बहुत रिस्पेक्टेबल शख्सियत है और पाकिस्तान के अमीर तरीन आदमी हैं। बस समझ जाओ बात, किसकी बात कर रहा हूँ मैं। वो प्रॉपर्टी उनकी है, ये पूरा ट्रैक्ट जो है ये पूरा का पूरा उनका है और इस पर काफ़ी वर्क हुआ है। वो इंस्ट्रक्शन जब देते हैं अपनी कम्युनिटी को तो वो बाइंग और सेलिंग उसी हिसाब से होती है, लेकिन ये प्रॉपर्टी उनकी है, तो उस हिसाब से हमें पता नहीं। आप जोड़ रहे थे ना सानिया सफूरा का क्या ताल्लुक है, सानिया सफूरा का। फिर एक हमारे सेनेटर थे, इतने बड़ा सलाद का पत्ता खा गए वो CPEC की प्रेजेंटेशन में, उन्होंने कहा जी जारी रखें, कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। तो सानिया सफूरा का ताल्लुक था, गवादर से बरह रास्त था, आगे समझ जाओ। अच्छा, प्रॉपर्टी प्राइसेस गवादर में असल में क्या हुआ कि गवादर में पार्टियां बहुत सारी आके फंस गईं। हुआ क्या कि मुशर्रफ दौर में भी यही ड्रामा खेला गया। अच्छा, इससे पहले 96 में भी ये ड्रामा खेला गया था, उससे पहले भी ये ड्रामा खेला गया था। उससे पहले जो ड्रामा खेला था ना, तब चाइना नहीं था, उससे पहले ड्रामा था ओमान का ड्रामा, क्योंकि आपको पता है हमारे लोगों को ड्रामे करने का बहुत शौक़ है, ड्रामे देखने का बहुत शौक़ है। तो ये जो प्यारे गवादर की स्टोरी है, प्यारे अफजल जैसी है बेचारे की, अल्लाह ना करेगा इसका वो, सॉरी टेकन वर्ड्स में गलत ना हो जाए कहीं, इसको हज़फ कर दिया जाए। ये प्यारे गवादर की स्टोरी इस तरह से शुरू हुई कि ओमान, आपको पता होगा ये प्रॉपर्टी गवादर जो थी पाकिस्तान की थी नहीं, ये हमने ली थी, अयूब खान ने नोटू दे के ख़रीदी थी। ठीक है, किस तरह हुआ था, क्या हुआ था, मैं नहीं बताऊंगा, जाओ तारीख़ की किताबें पढ़ो। मसला ये, गवादर मिल जाने के बाद इसको डेवलप करने के लिए सबसे पहले ओमान की पार्टियां पकड़ी, बहुत शोर मचाया, क्योंकि ओमानी जो हैं वो रिवायती तौर पर उन लोगों की ये रियासत थी, तो वो उस हिसाब से उनको यूज़ किया। तो बहुत ज़्यादा जो है ना दीवारों से टकरे मारी, कुओं में छलांगे मारी, जैसे आजकल कर रहे हैं ना CPEC पूरी रात को उठते हैं ख्वाब से, बच्चे का नाम भी CPEC रख देते हैं। इस तरह उस ज़माने में ओमान का शोर मचाया इन्होंने, प्रॉपर्टी की प्राइसें काफ़ी एस्केलेट की, तो बहुत सारे लोगों ने जाके प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे पकड़ी। 2 नंबर काम भी बहुत सारे हुए। फिर सेकंड फेज़ आया मुशर्रफ दौर के अंदर। ये फर्स्ट फेज़ था 90s में, बहुत ड्रामा किया गया, एक मलीर का ड्रामा भी किया गया, मलीर में भी बहुत शोर मचाया गया। मलीर पाकिस्तान, हांगकांग, कराची हांगकांग बनने वाला है, हांगकांग बन जाएगा, हैं, दीवारों पे खड़े होकर भंगड़े शुरू हो गए, डिस्को डांस शुरू हो गए, माजरत इसको भी हज़फ कर दें, और बोला कराची हांगकांग बन जाएगा, स्टोरी देख ली है हमने, नक्शे हमें पता लग गया, अमेरिका इसको हांगकांग बनाने वाला है। फिर क्या हुआ, फुस, हांगकांग के गटर बह रहे हैं, देख लो जाके। हांगकांग में भी 150 मिलीमीटर बारिश होगी ना, देखना, हांगकांग नहीं रहेगा, ये वेनिस बन जाएगा, वेनिस ऑफ द ईस्ट। तो ये सारे ड्रामे होते हैं, ये सब ड्रामेबाजियाँ हैं, इन ड्रामेबाजियों को समझो और नोटू कैसे कमाना ये सीखो। पाकिस्तान ठीक नहीं होगा, इसको भूल जाओ, ये पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, पाकिस्तान सही हो जाएगा, ये इसको भूल जाए। नोटू किस तरह कमाने, वही बिजनेस टुडे का मकसद है, मैं को माशरे की सलाह करने नहीं आया। तो गवादर की प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको बता दूं,
फिर उस आगे ना बढ़ूं मैंने आपको बता दी ना, कराची वाला ड्रामा भी बहुत खेला गया, मलीर में भी ज़मीनें बेच दी, ओ दाबेजी में भी ज़मीन गया, घरों में भी ज़मीन बेच दी, कराची हांगकांग बनने वाला, हांगकांग बन जाएगा। खैर वो हांगकांग वो क्या बना वो छोड़ दो, डोंकी सॉरी वो तो वीडियो गेम थी, हांगकांग तो छोड़ दें आप। खैर वो उसके बाद फिर अमानीज लॉस्ट इंटरेस्ट। फिर उसके बाद एक नया ड्रामा खेला गया, मुशर्रफ के दौर में ड्रामा ये खेला गया कि ये गवादर को इंटरनेशनल तौर के ऊपर जो है ना आप पोर्ट बनाएंगे, उस पर नाच गाने डिस्को डांस अलहदा हुए। पहले कभी सिंगापुर पोर्ट्स को ले आए, कभी दुबई वो पोर्ट्स को ले आए, कभी कुछ करें कभी कुछ करें, बोला अमेरिका को दे दिया, बोला अभी डीपी वर्ल्ड को दे दिया, दुबई पोर्ट्स को दे दिया, अभी सिंगापुर को दे दिया। पार्टियां शार्ट हो गई। उन्होंने बोला बाबू यहाँ तो काम ही नहीं करना, जो अंदर की रियलिटी की बात है। लेकिन गवादर की प्रॉपर्टियां चलाई। इसमें क्या हुआ, बहुत सारी पार्टियां, कराची के लोग उतने नहीं गए, पंजाब के की पार्टियां जो हैं बड़ी बड़ी, वो आके गवादर में फंस गई। ये प्रॉपर्टी का बता रहा हूँ, गवादर में आकर पंजाब की बड़ी बड़ी पार्टियां गवादर में आके फंस गई। अब इन्होंने नोटू तो अच्छा कमा लिया, पीछे क्या था कि हर चीज़ के पीछे देयर नीड्स टू बी ए फाइनेंशियल फाउंडेशन। तो वो जो फाइनेंशियल फाउंडेशन थी वो ख़त्म हो गई। अब प्रॉब्लम क्या था, देयर वाज नो कैपिटल, पीपल बॉट। उसमें भी आपको पता है ड्रामे हुए, झूठ बोले गए बड़े बड़े। गवादर का एयरपोर्ट पता नहीं पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा, फिर लोकेशन चेंज हो गई उसकी, फिर अजीब ड्रामे, पता नहीं क्या क्या, दरिया आ रहा है, क्या आ रहा है, सैलाब आ जाए, पता नहीं क्या ड्रामे किए इन्होंने कोई। फिर उसके बाद जिन्ना एवेन्यू, वो आपको पता है हर शहर के अंदर मिस यूज़ ऑफ द नेम ऑफ आवर फाउंडर ऑफ द नेशन, वो किया। वो उसके साथ कंप्यूटर ग्राफिक्स वाली बिल्डिंगें बना दी, कुछ भी नहीं बना हुआ, कुछ भी नहीं, ज़ीरो। फिर वो एक नाच गाना चलता रहा, एक अपना मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर नाच गाना हुआ, बहुत जनाब दीवारों से टकरें, कुआं में चलाएंगे, नाकाबिले पता नहीं क्या क्या नाकाबिले, वो होगा ये होगा, पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी, गेम चेंजर। गवादर की प्रॉपर्टियां लेके लोग फंस गए। वन फाइन इवनिंग, ख़ास दिन बता रहा हूँ, वन फाइन इवनिंग इन 2005 की बात कर, वन फाइन इवनिंग इन 2005 गवादर प्रॉपर्टी मार्केट कोलैप्स कर गई। लोग तबाह बर्बाद हो गए, ओवरनाइट लोग डिस्ट्रॉय हो गए, लोगों की ज़िंदगियां, लोगों का माशी मुस्तकबिल तबाह हो गए। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने छोटे छोटे ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड लिए थे, वो भी बेचारे रुल गए। एक सब्जी मंडी भी आपको पता होगा बन गई थी। बहुत मतलब बहुत बड़े बड़े ड्रामे हुए, ऐसी ड्रामे कि जो दुनिया की तारीख में ऐसे ड्रामे नहीं हुए होंगे, वो गवादर पे खेले गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब सेकंड फेज शुरू हुआ। अब ये पार्टियां, आपको पता है कौन सी सियासी जमात पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट में आई है। अब प्रेशर ये था कि गवादर की प्रॉपर्टियों को दोबारा से चढ़ाओ। अच्छा, चाइनीज़ का कोई ख़ास इंटरेस्ट अगर गवादर में होता तो वो $600 मिलियन थोड़ी रखते। $600 मिलियन के अंदर तो यार आपका मेट्रो बस नहीं चल सकेगी आपकी। $600 मिलियन क्या चीज़ है? $600 मिलियन वो ट्रांसलेट टू कितने हो जाएंगे? मतलब 60 अरब, अगर जट का हिसाब कर लूँ तो 60 अरब रुपए हो जाएंगे। सही कह रहा हूँ। 60 अरब रुपयों के अंदर क्या बनाएंगे? वो पोर्ट तो रेडी नहीं होता इतने पैसों में ना, यानी पूरा रीडिज़ाइन तो नहीं होता ना। आप बोल रहे हो डीप सी पोर्ट है, दुनिया में कहीं नहीं है। एक तो हर चीज़ पे आप दुनिया के अजीम तरीन हो ना, नाउजुबिल्ला, गुरूर का सर नीचा। बात यह कि ये लफ्ज़ तो इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। हर चीज़ के अंदर आप शुरू करते हो वाह दुनिया का अजीम तरीन, नाउजुबिल्ला, फिर से गलत। बात यह कि ये हमें अंडरस्टैंड करना है कि गवादर इज़ जस्ट लाइक एनी अदर पोर्ट। इसमें कोई ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं है। ये छोटे बच्चों वाली हरकतें नहीं करनी चाहिए कि मेरा खिलौना दुनिया में सबसे अच्छा है, माई डैडी स्ट्रॉन्गेस्ट। ये बच्चों वाली बातें करके ख़ुद को भी दूसरों को भी बेवकूफ़ ना बनाएं। खैर जो भी है, अब CPEC के अंदर मेन इंटरेस्ट, आई विल गिव यू, जो लोगों ने पूछा कि यार आप बताएं, देखो मैंने एक और चैनल के ऊपर भी ये बात की, मैं अभी भी बोल देता हूँ। देखो CPEC के स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स हैं। एस्टैब्लिशमेंट क्यों फेवर में है CPEC के? क्योंकि आप नहीं समझते हो, गिलगित बल्तिस्तान, नदर्न एरियाज़ और कश्मीर आज भी एक ट्राईपैट्रिएट डिस्प्यूट है। ये ट्राईपैट्रिएट डिस्प्यूट यानी 3 पार्टियों के दरमियान डिस्प्यूट है, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना। अगर पाकिस्तान और चाइना अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व कर देते हैं तो इंडिया का केस बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है। इस तरह पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन पाकिस्तान और चाइना के दरमियान अगर इस तरह इत्तेफाक हो जाता है कि इस ट्राईपैट्रिएट डिस्प्यूट के अंदर 2 पार्टीज़ राज़ी हो जाती हैं कि इस चीज़ को किस तरह से मैनेज करना है, तो मसला हल। अब गिलगित बल्तिस्तान, नदर्न एरियाज़ और कश्मीर के फ्रिंजेस से होता हुआ ये सड़क, सोचो स्ट्रेटेजिकली कितना एडवांटेज है। कश्मीर पे इस वक्त इंडिया कितना मिलिटराइज्ड है आपको पता है।
कश्मीर के हालात कितने ख़राब हो रहे हैं। सिवाय मेरे और कोई कश्मीर की बात नहीं करता था, पहले सब लोग भूल भाल गए थे। मिल गया था ना दिल्ली से, साफियों को मिल गया था खाने के लिए काफ़ी, तो वो चुप हो गए थे, ज़ाहिर बात है। गवर्नमेंटें भी हमारी जो है वो चुप हो गई, उन्होंने भी बीच में, मतलब यही चक्कर होगा ना, और क्या होगा। मेरा सारा बचपन तो ज़ाया हो गया, बारामूला, बटग्राम, पूंछ सेक्टर में हिंदुस्तान की फौज ने ये किया, उसके बाद 10 साल आप भूल ही गए कि क्या हुआ। कश्मीरियों को आपने अबेंडन कर दिया, पूरे कश्मीर कॉज को अबेंडन कर दिया, जवानियाँ ज़ाया कर दी लड़कों की, बच्चों की। पूरा हम लोग थे कश्मीरी ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर, आपने उनको इतना मोटिवेट किया, फिर उसके बाद आप बैकआउट कर गए। चलो खैर, कम अज़ कम मैं खड़ा रहा उनके साथ, और मैंने इस वजह से कल बात नहीं की क्योंकि मीडिया जब शोर नहीं मचाता किस बात पर तो फिर मैं बोलता हूँ, वरना मौजू नहीं बनता। तो मैं जो बात कर रहा था उससे हटूँ नहीं, डाइवर्ट नहीं करूँ। सोचो कि इफ़ चाइना एंड पाकिस्तान जॉइंटली हैव अ सिक्योरिटी फोर्स दैट्स प्रोटेक्टिंग द सीपैक, जॉइंट इंटरेस्ट हो गया ना, कश्मीर पे तो इंडिया का स्टांस जो है वो तो ज़ीरो हो जाएगा। जितना मिलिटराइज कर ले, चाइना के मिलिट्री मशीन को बीट तो नहीं कर सकता ना। फिर उसके बाद जीबी सिक्योर हो गया, उसके साथ एडवांटेज आपने ये लेना था कि बलूचिस्तान में से भी गुजर जाए। वन बेल्ट वन रोड अब जो है वो बेसिकली चाबहार भी उसमें शामिल है। यार सारी दुनिया को दुश्मन नहीं बनाओ, चाइना ईरान का दोस्त है, चाइना की ईरान से कोई बिगड़ती नहीं है और सबके साथ बन के चलता है वो। तो ये है कि मेरी ख्वाहिश हमेशा ये रहती है कि गपशप और बातचीत इस पर हो कि सीपैक का जो मामला है, सीपैक का जो मामला है वो बड़ा संजीदा किस्म का मामला है, बड़ा संजीदा किस्म का इशू है। और इसमें फिर सेकंड इशू क्या था कि बलूचिस्तान के जो हमारे फ्यूडल कल्चर के लोग हैं वो क्या कर रहे थे, सड़क नहीं बनने दे रहे थे बलूचिस्तान के बीच में से। तो क्या था कि सड़क तो अब बनानी थी बलूचिस्तान के बीच में से, इतना पॉम्प एंड शो क्रिएट कर दिया, इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया, मुल्क की तकदीर, मुल्क की तकदीर, मुल्क की तकदीर, मुल्क की तकदीर, इतना प्रेशर डेवलप हो गया कि वो भी नहीं रोक सके। आपने सुकून के साथ बलूचिस्तान के सारे इलाकों में से बीचों बीच जो है आपने सड़क गुजार दी। अब हम खीर खा चुके हैं, ये सड़क तैयार हो चुकी है। इसीलिए आपने नोट किया होगा कि एस्टेब्लिशमेंट का ज़्यादा फोकस बलूचिस्तान की सड़कों पर है और उन्होंने विजिट भी कर दी, उन्होंने कंप्लीट भी कर दिया। तो इसके लिए वो सलूट भी मार दिया, खराज तहसीन के हकदार हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हमारे साथ एक मेहमान भी मौजूद होंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू अब जारी रखते हैं माज़रत के साथ। मेरे साथ मेज़बान और मेहमान शामिल होंगे आज जनाब शाहिद जावेद कुरैशी साहब। वक्त मेरे पास मुख्तसर है, मैंने बहुत लंबी गुफ्तगू कर ली और आज मौसम की मुनासबत से आपसे सवाल करना चाहूँगा कि ये बारिश के जो असरात होते हैं, क्योंकि आप जो है बाकायदा हमारे प्रोग्राम काफ़ी तरह तशरीफ़ लाते हैं, इसीलिए मैं ताजिर सनतकार बिरादरी और ताजिर तंजीमों के अंदर बड़े अहम ओहदों पर हैं। बारिश खुदा न खास्ता हो गई तो सनती इलाकों का क्या बनेगा? शायद साहब ये हमें बताएं आप। 150 मिलीमीटर बारिश हो गई तो कुरंगी बेचारे का क्या बनेगा, साइड का क्या बनेगा? कुरंगी में ये होता है कि लेबर नहीं पहुंचती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, पानी जमा हो जाता है और उसकी गुड्स की मूवमेंट जो है वो रुक जाती है और उसके बाद फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं, मैं अभी ताजिर सनतकारों, बिजनेसमैन वगैरह से पूछा तो कहने लगे कि हमें महकमा मौसमियात के ऊपर भरोसा नहीं है। हम BBC का मौसम देखते हैं या हम CNN का मौसम देखते हैं या हम याहू का मौसम देखते हैं, गूगल का देखते हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों? कह रहे बेतबार है। इन्होंने कहा था नरगिस आएगी लेकिन नरगिस नहीं आई। तूफान की बात कर रहा हूँ सर, आप तूफान नरगिस की बात कर रहा हूं। लेकिन ऐसा था कि पहले ये जो पेशन गोई करते थे तो उस दिन ना बारिश होती थी, अगर कहते थे बारिश नहीं होगी तो हो जाती थी। लेकिन अब गुज़श्ता कुछ सालों से इन्होंने कुछ लग रहा है मशीनरी कुछ मंगवाई है, कुछ इनके सिस्टम बेहतर हुए, तो अब ये जो कहते हैं थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। अगर चांद फिर भी नहीं देख पाते, ये चांद फिर भी नहीं देख पाते, परेशान हो जाते हैं। अच्छा वैसे ही कमिंग डाउन, जैसे आपने बताया लेबर का प्रॉब्लम, नकासिया आपकी है जी। अच्छा यूनिक बात ये है कि वहाँ तो पार्शली यू आर लकी, वैसे कॉस्वे पानी के नीचे चला जाएगा, गॉड फॉरबिड अगर ज़्यादा बारिशें हुई, पहली पे तो नहीं होगा, अभी तो सूखा हुआ है। लेकिन सर उधर भी प्रॉब्लम शुरू हो गया। क्या वो हुआ ये है कि जो कॉजवे के, जिसमें से कॉजवे जा रहा है वो जो सारी नदी आ रही है उसमें पानी सारा उसी में आता है बारिश का,
और उसके साइडों में कई मिलियन रुपीस लगा के हाँ। उसको बनाया गया था, बंद जी, बनाया जी, गया जी, था जी, कई जी, जी, मिलियन रुपीस लगा के। लेवीज। अब लोगों ने क्या किया है, सारा शहर का कचरा वो उधर ला के डंप करना शुरू कर दिया ये है। क्या बात हुई? हमने उनके साथ कई मीटिंग्स की हैं कि भाई इसको रोकें, वरना फिर ऐसा होगा कि पानी आएगा और वही इंडस्ट्रियल एरिया जैसे डूब गया था 70s में, और बीमारी भी फैलेगी बीमारी भी उससे। फैलेगी। अब उसके लिए हम इनके साथ मीटिंग्स कर रहे हैं कि भाई इधर इसको रोकें। हमने डीएमसीज के साथ मीटिंग्स की हैं, लेकिन उसके बावजूद They're dumping it वो there. डंपिंग कर रहे हैं, उधर से आते हैं और डंपिंग करके चले जाते हैं, तो वो नदी बंद होने का है। फिर उसके साथ साथ वहाँ पे बंद के साथ आप ये देखें कि जो हम करप्शन की अक्सर बात करते हैं, उसी के साथ नदी के अंदर का हिस्सा थोड़ा सा बंद के साथ वो उन्होंने किसी को एक्सकवेट करने शुरू। तप्पेदारों ने लिख के दे दिया। उधर पता चला उन्होंने पिलर खड़े करने शुरू कर दिए थे बिल्डिंग बनाने के लिए। फिर वो हमने करंगी एसोसिएशन ने उसको रुकवाया और शोर मचाया और डिप्टी कमिश्नर को बुलाया, कमिश्नर को बुलाया, उनको कहा कि जिसको रोकें वरना हम सारी इंडस्ट्री ला के सड़क पे बिठा देंगे। फिर उन्होंने उसको रुकवाया, अभी वो रुका हुआ है, लेकिन चल पड़ेगा, अगली किसी हुकूमत दिन आएगी तो देखें, चल पड़ेगा। वो यही होता है ना, जब वो करप्शन इसी तरह ही से तो बढ़ती है। अब देखें नदी के अंदर उन्होंने वो पिलर खड़े करने शुरू कर दिए। तो लोग इसी तरह करते हैं, पहले कचरा डंप करते हैं, कचरा कब्जा कर करते लेते हैं, फिर हैं। कब्जा करते हैं, फिर उसके बाद बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, फिर कहते हैं ओहो यहाँ तो कब्जा हो गया, हम क्या कर सकते हैं, जबकि अंदर खुद मिले हुए होते हैं। अच्छा, मतलब कच्चे का इलाका हो गया ये एक तरह का। ये कच्चे का इलाका बन बात की गया। निकासी की। निकासी की, हाँ। अच्छा, उसका एक्चुअल इशू ये है कि जब इनके साथ हमारी मीटिंग्स हुई काफ़ी, इन्होंने कंजर्वेंसी के बिल्स भेजे इंडस्ट्री को। इंडस्ट्री ने कहा कि भाई मोहनजोदाड़ो में भी निकासी का निज़ाम था, हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में तो कोई नदी नाला कुछ इसका निकासी का निज़ाम ही नहीं है, ना सीवरेज सिस्टम है, तो आप पैसे किस चीज़ के मांग रहे हैं। और यही वजह है कि वाटर बोर्ड को पूरे शहर से रिकवरी नहीं होती। उनकी रिकवरी बहुत नॉमिनल सी होती है। जो मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था किसी को कि इनकी फॉर एग्जांपल इनकी इनकम जो थी वो 34 करोड़ थी, 34 करोड़ थी। अगर इनका बिल आता था 38 करोड़, 19 करोड़ की इनकी सैलरीज थी, तो वो कहाँ से पूरा करेंगे। तो वो जब इधर जाते हैं लेने तो लोग कहते हैं भाई इधर सीवरेज तो है नहीं। इंडस्ट्री ने इतना शोर मचाया कि भाई मोहनजोदाड़ो में भी आप आज जाके देखें, इतने 100 साल पहले तो वहाँ भी निकासी का इंतज़ाम था, नाले थे, नदियाँ थी, सीवरेज थी। यहाँ तो सिस्टम ही नहीं है। फिर अभी इन्होंने जो वहाँ पे सीवरेज सिस्टम थोड़ा बहुत बनाया तो उसकी फिर मेंटेनेंस भी नहीं हो रही है, जो मेन रोड के ऊपर है, गलियों के अंदर। तो आपने जो बात की इंडस्ट्रियल एरिया का क्या होता है, ये सारे इंडस्ट्रियल एरिया का यही बुरा हाल होता है। जब बारिश होती है वहाँ पानी जमा हो जाता है सड़कों पे, फिर वो ट्रक नहीं आते, कंटेनर फंस जाते हैं, ट्रक उसमें फंस जाते हैं, लोगों की आमदोरफ्त जो है वो मुतासिर होती है। तो वाटर बोर्ड का इशू यही है कि इसमें इनके जो कंजर्वेंसी या निकासी का निज़ाम है, जब इन्होंने कराची में शहर में निज़ाम कुछ अर्सा पहले बनाया था वो बेहतर कर दिया था, उससे प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। लेकिन उसके बाद पिछले 6-7 साल से मेंटेनेंस ही नहीं हुई। अब उसकी मेंटेनेंस नहीं हुई तो अब जब बारिश होगी उसके बाद फिर वो वही हाल होगा। आपको पता है कि गोरे ने जो डाला सीवरेज सिस्टम चुंदरीगढ़ रोड के नीचे, जो कभी कभार सड़क एक आध दफ़ा आपने देखा होगा सिंक हो गई, वो बाकायदा एक पूरा रिवर बनाया हुआ उसने सड़क के नीचे। सोच फिक्र देखें, लाख आबादी नहीं शहर की, और सीवरेज सिस्टम उसने कैसा क्लासिक बनाया है। आप ये देख लें कि आप बादशाही मस्जिद चले जाएं, कितनी पुरानी बनी हुई है, लेकिन अगर उसके सहन में जाएं तो उसके आप देखें कितना ज़बरदस्त सीवरेज सिस्टम नीचे मस्जिद के जा रहा है। वो कितने 100 साल पहले बनी थी। लेकिन अब आप देखें कि इतने जदीद दौर में हम जब दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, हम सीवरेज को रो रहे हैं। अच्छा, मैंने किसी से पूछा है, एक एक्सपर्ट से, मैंने बोला ये सीवरेज का की क्या है, उसने कहा स्लोप। कहने लगा सीवरेज के अंदर कोई क्लासिकल या कोई बहुत हाई टेक चीज़ नहीं चाहिए होती, बट ढलवान देनी है अपने पानी को। पानी है और इंसान अपना रास्ता खुद ढूंढता है। तो ढलवान कौन देगा, बनानी पड़ेगी नहीं ना, वो जिधर ढलवान होती है वहाँ के मकान बना देते हैं। वही कह रहा हूँ ना, ढलवान कहाँ से होगी। तो वो अपने सिस्टम को इनको बेहतर करना चाहिए। वो यहाँ देखा आपने, उसको छोड़े ये शहर क्लिफ्टन वाला, हाँ वो देखें, उस पर बिल्डिंग बना दी, बिल्डिंग बना दी इन्होंने, वो जबकि सारा रास्ता था। इसी तरह जो नाम देखें कैसे रखते हैं, नहर खयाम, बंदे को लगता पता नहीं क्या खयाम, दूध की कोई नहर बह रही होगी, अंदर देखे तो गटर का नाला, नहर खयाम। अब वो जो है बेचारा सोच रहा होगा। अब दूसरा ये भी है कि एक जैसे आपने मौसम की बात की और सीवरेज की बात की, तो उसमें एक चीज़ मैंने ये देखी है कि ये बाज़ मरतबा
इतना तूफान आ नहीं रहा होता, लेकिन उसको इतना उसकी हाइप क्रिएट कर देते हैं जी। वो इसलिए करते हैं ताकि फेडरल से फंड मिल जाए जी, और फंड मिल जाए। उसके बाद पता चला कहते हैं तूफान वहाँ आया था, उधर ही से गवादर से पीछे और वो उधर चला गया और वहाँ चला गया। बात यह है कि आपने पहले कोई सिस्टम बना के रखे ना अपना, या जो पिछले कई सालों से जो आपने यहाँ पे कोई डेवलपमेंट की ही नहीं है, 6-7-8 साल में जितने फंड्स आए वो हुए ही नहीं खर्च, सड़क नहीं बनी, कराची से हैदराबाद की सड़क नहीं बनी, और उसके अलावा दूसरे इंडस्ट्रियल एरिया सीवरेज के सिस्टम जैसे आप बात करें, अगर वो नहीं हुआ तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा। तो हमें तो कम से कम इनको ये चाहिए कि इंडस्ट्रियल एरियाज और शहरों को बेहतर करें ना। अच्छा, हर एरिया में मैंने बताया था जैसे MNAs आते हैं, MPAs आते हैं पूरे पाकिस्तान में। अब वो क्या करते हैं, रोना रोते रहते हैं दूसरों का, फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, ऐसे ही है ना। लेकिन ये इनको चाहिए जो इनको फंड मिलता है ये अपने एरिया में अगर ये खर्च करना शुरू करें जिसका जो एरिया है, तो मेरा ख्याल है वो डेवलपमेंट इतनी हो जाएगी कि आपको फिर ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी शोर मचाने की। लेकिन वो सारा दिन बस यही कहते रहते हैं, अपने लीडर को बचाने में सब लगे रहते हैं, तो उसी वजह से मसले का हल नहीं निकालते। लेकिन जितने MPAs और जितने MNAs पाकिस्तान में हैं, अगर हर बंदा अपने इलाके में डेवलपमेंट शुरू करे तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान 3-4 सालों में कहीं आगे निकल सकता है। लेकिन अब हम अभी बात कर रहे हैं जैसे बारिश होगी, बिजली गई, जी 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 जी, अभी पानी की बूंद पड़ी नहीं। अभी हमारी उनसे मीटिंग हुई थी, अब वो क्या कर रहे हैं, कॉपर की जगह ट्रिप हो जाते नहीं, वो क्यों हो जाते हैं, वो कॉपर की जगह अब उन्होंने एल्युमिनियम यूज करना। सर सिल्वर नहीं है, लोग बोलते हैं सिल्वर है, सिल्वर नहीं है, एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम है। और एल्युमिनियम का क्या होता है कि जब उस पे पानी पड़ता है वैसे ही आपका ट्रिप कर जाते हैं। आप वो ये कह रहे हैं कि हम इसलिए कर रहे हैं कि भाई तांबा लोग ले जाते हैं, चोरी होता है। ये भाई आप चोरी होता है तो आप उसका सिस्टम को बेहतर करें ना, आप अपनी टीम रखें जो सर्वे करे उसको देखे। लेकिन ये सिल्वर जो आप कह रहे हैं या एल्युमिनियम, ये सिल्वर बोलते हैं, रंग सिल्वर है लेकिन एल्युमिनियम है। लेकिन उसमें और कॉपर में जमीन आसमान का फर्क है। कंडक्टर में तो पॉइंट्स का भी फर्क है। जो आप जैसे आप कोई एक मैं बात कर रहा हूँ फोकर जी, फोकर की आप बात कर लें या आप 747 की बात कर दोनों हैं लेकिन फर्क है ना। तो इसी तरह इसकी स्पीड में भी फर्क है। ख्वाहिश तो ये थी शायद साहब कि आपसे ज़्यादा बात हो पाती, लेकिन शायद आप भी रश में आज फंस गए। बात यह हमारे यहाँ सड़कों के ऊपर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है आजकल, वो गैर मुतवक्का किस्म का। और मेरे ख्याल लंदन में अगर बारिश पे रोज़ लोग बाहर घर से निकलना शुरू कर दें और पकोड़े खाना शुरू कर दें तो शक्ल चेहरे उनके पकोड़ों जैसे हो जाएंगे, और उनका मुल्क जो है वो पूरा दिन सेलिब्रेशन में रहेगा। शायद इसीलिए वो खाते नहीं। वक्त हमारे पास मुख्तसर होता है। लोग कहते हैं हंसी मजाक की बात किया करो, रोज़ संजीदा बातें करके चले जाते हो। गवादर के ऊपर नाज़रीन, गवादर की प्रॉपर्टी के मुतालिक बात ज़रूर जारी रहेगी, बीच में आधी अधूरी रह गई थी, लेकिन हम ज़रूर करेंगे, कल बात करेंगे ताकि मुकम्मल हो जाए और इसमें पैसे कमाए जा सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि इसमें पैसे नहीं कमाए जा सकते, लेकिन मैं आपको अभी सजेस्ट नहीं कर रहा। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। नाज़रीन सोशल मीडिया पर हम बहुत ज़्यादा मुतारिक हैं, पैगाम भेजिएगा। अली नासिर को, शाहिद जावेद कुरैशी साहब को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।